चलिए, गुड इवनिंग सबको। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों को वॉइस क्लियर जा रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। आवाज अस्पष्ट है तो कमेंट करके जरा बता दीजिए प्लीज। सबको गुड इवनिंग। चलिए, आ गया आयुष कुमार का। हाँ हाँ, अभय कुमार, आयुष कुमार, अनामिका, समरजीत, आशुतोष, शुभम, नीरज, नितेश, हिमांशु, पवन, अमित, नीरज, पायल, हिमांशु, फैजान। चलिए, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। सन्नी, अभिषेक, पापा की परी कौन है? चलिए, जो भी है अच्छा नाम है। अभिषेक फैक्ट्स, सोनू यादव, सबको वेरी गुड इवनिंग। यह हम लोग का क्लासरूम है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। और यह आप लोग का बैच है 9 से 10 का, जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम लोग मिले हैं 12th का जो क्रैश कोर्स है, यानी 12th का जो बिहार बोर्ड का तैयारी हम लोग का चल रहा है, उसमें चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव के साथ। और यह जान लीजिए कि आप लोग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव जो है वह बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें 35 के 35 आप ला सकते हैं। 70 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें से 35 के 35 आपको सही बनाना है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो 35 के 35 सही बनाएंगे सभी लोग। तो चलते हैं बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, यह चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम लोग का कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखते चले जाइए। पहला क्वेश्चन हम लोग का है आवेश का बीमा। जरा याद कीजिए, आवेश का बीमा क्या होता है? फॉर्मूला अगर आप देखेंगे चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूला से डायमेंशन अगर आप लिखते हैं तो करंट का डायमेंशन I होता है और टाइम का T होता है, या करंट का डायमेंशन A लिख सकते हैं, टाइम का T लिख सकते हैं। तो IT भी हो सकता है, AT भी हो सकता है। ऑप्शन ए में आपका सही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में है विच हैज यूनिट एम्पियर आवर, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पियर घंटा जो है वह किसका यूनिट है। फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्यू का फॉर्मूला होता है आई टी, चार्ज का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। अगर आप करेंट का यूनिट यूज करते हैं ऐसा यूनिट तो एम्पियर होता है और टाइम का होता है सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो जाता है। लेकिन अगर करंट का यूनिट हम एम्पियर यूज करें और टाइम का आवर यूज करें तो इस तरह एम्पियर आवर यूनिट हो जाएगा किसका? तो चार्ज का। चार्ज का यूनिट हो जाएगा, यानी सही आंसर हम लोग का है ए। दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मॉडल 21 में, एनुअल 22 में और मॉडल 22 में इस तरह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और मॉडल का है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यह होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यह लगभग सभी को याद होगा। तो हम लोग का इसका ऑप्शन डी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। वैल्यू ऑफ क्वांटम चार्ज इन ईएसयू। क्वांटम चार्ज का वैल्यू पूछा जा रहा है और किसमें पूछा जा रहा है? तो ईएसयू में। क्वांटम चार्ज का वैल्यू आपको बताना है किसमें? तो ईएसयू में। अब क्वांटम चार्ज के लिए थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि यह बोर्ड जो हम बता रहे हैं साफ साफ दिख रहा है या कहीं दिक्कत है देखने में?
एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वह साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके जरा बता। चलिए आंसर भी आप लोग का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है। यस सर, यस सर, दिख रहा है, एकदम सही है। तो आंसर भी आप लोग का आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग भी अपना आंसर देते जाइए। तो इसमें देख लीजिए, चौथा का आंसर आप लोग बता दीजिए, चौथा का आंसर कौन सा है? जो भी है आप अपना मिलाइए। अगर हम लोगों को लिखना है किसका चार्ज, तो ESU का वैल्यू बताना है। सॉरी, ESU का वैल्यू नहीं, क्वांटम चार्ज का वैल्यू बताना है ESU में। उसके लिए जरा याद कीजिए, क्वांटम चार्ज किसको कहा जाता है? तो फंडामेंटल चार्ज को। क्वांटम चार्ज किसको बोलते हैं? तो फंडामेंटल चार्ज को। यानी क्वांटम चार्ज और फंडामेंटल चार्ज दोनों सेम होता है। इसका वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटम चार्ज का वैल्यू हम लोग SI सिस्टम में पढ़े थे इतना, और इसको हमें बदल देना है किसमें? तो ESU में। ESU के लिए आप लोग को कई बार याद कराए थे कि अगर कूलम को ESU में बदलना हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? तो एक कूलम का जो ESU में वैल्यू होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कूलम का वैल्यू ESU में कितना होता है? तो 3 इंटू 10⁻9। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×3=48, यानी हो जाएगा 4.6, 4.16×3=48, 4.8, और गुना में 10 का पावर मिलाइएगा तो -19 और +9, यह बचेगा कितना? तो -10। -10 बी में है, और ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा था, एकदम सही है। जो जो आंसर बी दिए हैं उनका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर, और यह तो आप लोग का शायद रटा हुआ क्वेश्चन है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन का संख्या रटा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। N का फॉर्मूला होता है Q/E, यानी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो चार्ज को फंडामेंटल चार्ज से डिवाइड करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में आप लोग देखेंगे Q = Ne होता है, उसमें से N को निकाल दिए। Q का वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है, और E का वैल्यू अभी अभी देखे थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस तरह यह आंसर सही है। ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बी आ रहा है आंसर, और बी में देखिएगा तो सही आंसर है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है छठा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताना है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इसमें ध्यान दीजिएगा कि किसी का अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो, किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है Q/E। सॉरी, Q/E नहीं, Q/m होता है। तो किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज आपको निकालना हो तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है Q/m, यानी चार्ज बाय मास। अगर स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो चार्ज को डिवाइड करेंगे मास से। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 10 के पावर 11 में आएगा, और डिवाइड करने पर ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही है। ज्यादातर स्टूडेंट का दिख रहा है ऑप्शन सी ही लगभग लोग दे रहे हैं। चलिए, सबका आंसर एकदम सही है। सी। कुछ स्टूडेंट तो लगातार सी मान रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम का वैल्यू पूछा गया है। इसमें आप लोग को समझाए थे हम कि अगर एक कूलम को आप लेके चले तो एक कूलम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। और इसमें यह भी बताए थे कि अगर स्टेट कूलम पूछे तो इसी को उलट देंगे, यानी नीचे भेज देंगे। तो अगर स्टेट कूलम का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यह जो 3 इंटू 10⁻9 है, यह चला आया नीचे। 1/3 के जगह 1/3 रहेगा, 10⁻9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा है? तो आप लोग का ऑप्शन आ रहा है डी। चलिए देख लीजिए, डी में एकदम सही है। आप लोग का भी आंसर एकदम सही है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि इतना पर ऑप्शन देगा, इसमें आप लोग का ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.33 करके आता है, इस तरह करके आएगा। और 10 टू द पावर कितना रहेगा? तो 10 टू द पावर -9 रहेगा। अगर डेसिमल को एक अंक आगे बढ़ा दे तो यह हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10। तो यह ऑप्शन भी हो सकता है। 1 स्टेट कूलम का वैल्यू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10, यह भी ऑप्शन हो सकता है।
तो अभी जो ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है उसके आधार पर डी ऑप्शन सही है आप लोग का, लगभग लोग दे रहे हैं डी 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 दे रहे हैं, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग का जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन होता है जिसमें Q इज इक्वल टू एन ई होता है, इसमें से आपको n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू कैसा होना चाहिए। तो इसमें आप लोग याद किए होंगे कि n जो होता है वो इंटीजर नंबर होता है, n इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है जो कि होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन संभव नहीं है, और इंटीजर नंबर होता है। तो इंटीजर नंबर किससे कौन सा है इसको आपको खोज लेना है। इंटीजर नंबर कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है। तब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, n का कौन सा मान संभव नहीं है, अब खोजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा मान संभव नहीं है, तो नहीं है तो यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है, संभव कौन नहीं है तो 4.2। तो इस तरह आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए बहुतों का स्टैंड सी आ रहा है, एकदम सही ऑप्शन है सी। 4.2 संभव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। n का वैल्यू इंटेग्रल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में अगर है तो संभव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। 9वां क्वेश्चन में चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहां आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए पूछा जा रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए पूछा जा रहा है कि कौन जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है, यानी क्वांटमीकरण को कौन शो करता है। क्वांटमीकरण के बदले यहाँ पर परिमाणीकरण लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं वो चलेगा। और यह लिखा नहीं गया है, आपका क्वेश्चन पूछा ही गया था, इसी तरह पूछा गया था, तो जिस तरह पूछा गया था उस तरह हम इसमें डाले हुए हैं। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वांटाइजेशन में यही कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है या किसी पर पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है। इस बात को खोजिए किस में लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका अगर फ्रैक्शन हो गया मतलब टूट गया, तो वह चार्ज संभव नहीं है। तो यह बात क्वांटाइजेशन में कहा गया है, इसलिए यह बात सही हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, दूसरा है एन चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यह बात भी सही है, लेकिन यह जो है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन के आधार पर है, क्वांटाइजेशन के आधार पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर चार्ज होता है, यह चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया, तो यह इसको भी क्वांटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। आगे का ऑप्शन देखिएगा डी में, तो डी में देखिएगा देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उस पर मिनिमम चार्ज होता है, यह सबके सब चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह हम लोग का सही आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए आप लोग का देख ले जरा क्या है, चलिए सबका ए है, जो आप लोग का आंसर है वही मेरा भी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन पर अगर आप लोग चले तो इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में कई बार आप लोग को समझाया है कि सबसे पहले नंबर को खोजिए। नंबर अगर आप लोग खोजे तो पहला नंबर दिया हुआ है 1 एम्पियर, नंबर पहला कौन सा दिया हुआ है तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसका वैल्यू है तो करंट का। उसके बाद चलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यह किसका वैल्यू है तो क्यू का। तो क्यू का वैल्यू आपको दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरह दिया हुआ है। पूछ रहा है प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है IT, ऐसा होता है। और दूसरा एक और फॉर्मूला Q के बदले हम लोग लिख सकते हैं NE, तो NE इज इक्वल टू हो जाएगा IT। अगर इसमें से N का वैल्यू निकालना होगा तो IT को डिवाइड कर देंगे E से। प्रति सेकेंड कह रहा है, प्रति सेकेंड का मतलब हो गया कि टाइम का वैल्यू दे दिया 1 सेकेंड। अभी तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तीनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, I का 1, T का 1 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो एक कूलम में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आंसर आप लोग को दिख भी रहा होगा और आप लोग आंसर दे भी रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आशुतोष, रोहित, सबका आंसर आ रहा है बी, एकदम सही आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछ चुका है, देख लीजिए। एनुअल 19 में पूछा है, उसके बाद मॉडल 22 में दिया हुआ है, सेंटअप एग्जाम 24 में दिया पूछ चुका है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपसे पूछा गया है यूनिट, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय इसमें छूट गया है,
है उधर है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूनिट पूछा जा रहा है। इसके लिए याद कीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाई A। अगर आप इस फॉर्मूला के आधार पर यूनिट पुट करेंगे तो कूलम्ब और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कहाँ है, सबको दिख रहा है, और आप लोग का सबका आंसर ए आ रहा है, एकदम सही है। आयुष, उजाला, ओम प्रकाश, चलिए सबका आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, चार्ज इज गिवन टू ए स्फीयर। कोई स्फीयर है जिसको चार्ज दिया गया है। अगर स्फीयर जो है उसको चार्ज दिया गया है और कैसा है, तो इंसुलेटिंग है, कुचालक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ कुचालक है। अगर कुचालक के जगह सुचालक होता, यानी इंसुलेटर के जगह कंडक्टर होता, तो आंसर हम लोग का चेंज हो जाता। लेकिन अभी जो ऑप्शन आपके सामने है या क्वेश्चन आपके सामने है उसमें कुचालक है, इंसुलेटिंग है, तो उसके अनुसार आंसर खोजेंगे। और अगर कुचालक है तो चार्ज जो है वह उसमें बढ़ता नहीं है, कहीं पर नहीं बढ़ता है चार्ज, और कहीं नहीं बढ़ता है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। अधिकांशतः का आंसर आ रहा है डी 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 डी, सही है एकदम। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर सुचालक होता तब आंसर आप लोग का हो जाता ए। अगर कोई सुचालक है तो उसको चार्ज देंगे तो बटेगा, लेकिन अगर कुचालक है उसको चार्ज दीजिएगा तो कहीं नहीं बटेगा। इस तरह हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका डी। डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी कुचालक है। कभी कभी इसमें आपको सुचालक करके भी पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी सरफेस डेंसिटी पूछ रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, इससे पहले इसका यूनिट पूछे हुए था, और अभी क्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पूछ रहा है। अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाई ए। चलिए आप लोग का भी आंसर ए आ रहा है। Q बाई ए कहां पर है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए में ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, किसी भी बॉडी को जब चार्ज किया जाता है तो पूछ रहा है किसके बारे में, तो मास के बारे में। इसके बारे में आप लोग को समझाए थे कि चार्ज जो होता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होता है तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह गेन हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना मास में कमी हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो उतना मास में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि चार्ज का नेचर नहीं दिया हुआ है कि चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव है, तो कमी भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन चलेगा। अब दोनों ऑप्शन अगर आप खोजेंगे तो दोनों ऑप्शन आ रहा है आपका सी में, तो इस तरह इसका सही आंसर सी है। और आप लोग का भी सही आंसर आ रहा है लगभग सभी स्टूडेंट का। सनोज, ओम प्रकाश, हितेश, ओम, नितिन, रविनंदन, सबका आंसर सी है। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझाएंगे आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अब इस तरह भी लिख देता है, आवेशित के जगह लिख देगा धनावेशित, आवेशित के जगह लिख देगा धनावेशित। अब इसके आधार पर आंसर जरा बताइए आप लोग। अगर धनावेशित है मतलब पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, चार्ज के जगह लिख देगा आपको पॉजिटिवली चार्ज, इसके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए जरा बता दीजिए। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आंसर क्या होना चाहिए, तब आंसर हो जाएगा, बहुतों का आ रहा है सी, नहीं अब आया बी हो जाएगा। अभी अभी आपको बताए हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है मतलब मास का कमी हो जाएगा, और कमी हो जाएगा तो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा बी। चलिए आप लोग का बी सही है, ए वालों का गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, चूंकि यहाँ पर देख लीजिए अभी समझाए थे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस होता है, और लॉस होगा तो मास का कमी हो जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब गेन होता है, गेन होता है तो मास का वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव नहीं देता तो उस स्थिति में निगेटिव हो सकता है, आपको निगेटिव लिख दे। अगर इसी के जगह निगेटिव रहता यानी ऋण आवेशित, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है, ऋण आवेशित करके पूछ सकता है, यानी चार्ज में यहाँ पर जो देता निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज होता तब हम लोग का आंसर हो जाता ए। ध्यान दीजिए, निगेटिवली चार्ज रहेगा तो आंसर ए हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आंसर बी हो जाएगा, और सीधा सीधी चार्ज रहेगा तो आंसर सी हो जाएगा। तो इसके अनुसार आंसर को हम लोग चेंज करेंगे, जैसा क्वेश्चन चेंज होगा उसके अनुसार आंसर को चेंज कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर ले। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए आगे 15 नंबर में। अब इस 15 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है, और सोप बबल को करना क्या है, तो सोप बबल को चार्ज किया गया है। साबुन के बुलबुला को क्या किया गया है, तो आवेशित किया गया है। आवेशित करने पर क्या हो जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है, और कुंची का क्या हो जाएगा, तो रेडियस का क्या हो जाएगा। इसको जरा समझिए आप लोग, याद भी होगा आप लोग को, कई बार हम समझाए हैं कि कोई अगर साबुन का बुलबुला हो या कोई भी बुलबुला हो, अगर इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो मिलेगा इसको सरफेस पर मिलेगा, निगेटिव चार्ज दे या पॉजिटिव चार्ज दे, जो भी चार्ज इसको दीजिएगा सरफेस पर जाएगा। सरफेस पर जब चार्ज जाएगा तो इसमें अगर आप देखें तो अगर दो चार्ज यहाँ ले ले और यहाँ ले ले, दोनों निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो सबके सब दूर चला जाएगा, जिसके कारण ये फैल जाएगा। फैल जाएगा इसका मतलब जो स्फीयर छोटा था वह स्फीयर हो जाएगा बड़ा, बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, तो बड़ा हो गया। तो किसी को भी अगर हम चार्ज देते हैं किसी भी बबल को, बुलबुला को, तो उस स्थिति में उसका रेडियस बड़ा हो जाता है। रेडियस बड़ा हो जाता है किसमें दिया हुआ है, तो ए में। यह 15 का ऑप्शन ए सही है, और आप लोग का भी आंसर आ रहा है, लगभग सबका आ रहा है ए। चलिए बहुत अच्छा है, सबका इंक्रीज करेगा ए हो जाएगा, एकदम सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो चार्ज सीधा सीधी कहा गया है कि चार्ज किया गया है। इसमें पूछ सकता है कि निगेटिवली चार्ज किया गया है, पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, कुछ पूछे आपका रेडियस हमेशा बड़ा ही होगा। इसी को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछता है कि इसमें फैलाव होगा कि नहीं होगा, तो फैलाव होगा। सिकुड़ेगा कि नहीं, तो सिकुड़ेगा नहीं, इसमें फैलाव होगा। क्या नहीं होगा, तो सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है। जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार हम लोग आंसर तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो चलिए दिख रहा है, हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि फोर्स जो है, टू चार्ज के बीच का फोर्स जो है उसके बारे में कह रहा है कि एफ है। दो चार्ज है, दोनों के बीच का फोर्स एफ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि डिस्टेंस को क्या कर देना है, तो आधा कर देना है। दूरी को इसमें देख लीजिए, दूरी को क्या करना है, तो आधा करना है। अब दूरी को आधा करना है तो फोर्स का क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग का आंसर आ रहा है ए ए ए ए। चलिए हम इसमें थोड़ा सा चेक कर ले। फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यह फोर्स का फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिर्फ उसको देखेंगे और किसी को देखने का जरूरत नहीं है। इसमें डिस्टेंस को क्या करना है, आधा करना है, यानी आर को आधा कर देना है। आर को अगर आधा कर देते हैं मतलब जहां पर आर है वहां पर आधा भर दीजिए, और इस पर पावर अगर 2 है तो पावर 2 लगा दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं करना है तो 1 लगा दीजिए। इस तरह अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो यह बन जाएगा 4/1। 4/1 का इसका मतलब हो गया कि फोर्स जो हम लोग का होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। आप लोग का आंसर आ रहा था ए। चलिए ए में 4 गुना है, एकदम सही है। इसी को बनाने का दूसरा भी तरीका देखिए, अगर क्वेश्चन को चेंज करता है, डिस्टेंस और फोर्स को देखेंगे तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दूरी अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर हम आधा कर रहे हैं इसका मतलब दूरी को कम कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा अगर करना है, किसी भी चीज को ज्यादा करना है तो नंबर जो आपका होगा वो ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा करना है इसलिए 4 ऊपर है। अगर यहीं पर कम करना होता तो वही 4 नीचे रहता। तो ध्यान में रखना है, इसके अनुसार थोड़ा सा और मिला के देख लीजिएगा। आगे बढ़िए 27 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो r है। और r डिस्टेंस पर दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स के लिए आपसे पूछ रहा है कि किसके समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है किसके समानुपाती होता है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा तो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। इसमें अगर प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग लिखे थे, F इज इक्वल टू क्या होता है, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली है, आर स्क्वायर के क्या है, तो इनवर्सली है। आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली,
और डायरेक्टली होने के लिए ऊपर रहना चाहिए, तो आर स्क्वायर जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -2। तो डायरेक्टली अगर पूछेगा तो एफ जो है वो आर का पावर -2 के डायरेक्टली है। इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल है तो आप लोग का आंसर हो गया सी। आप लोग का आंसर क्या आया हुआ है, लगभग सबका सी है, सी है, सी है, एकदम सही है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, क्वेश्चन को बदल रहे हैं क्या, सो देख लीजिए। यहां पर अगर प्रोपोर्शनल के जगह लगा देता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में आ जाइए, समानुपाती के जगह लगा देता व्युत्क्रमानुपाती, तब जरा आप लोग आंसर बताइए कि क्या होता। डायरेक्टली के जगह अगर इनवर्सली कर देता तो ये आंसर क्या होता। अब आंसर जरा बता दीजिए स्पीड में। तब आंसर आ जाता, आयुष कुमार का आ गया बी, श्रेयांश कौन है, श्रेयम है, श्रेयम का बी, आयुष, कमलेश, अमित, शिवांगी, चलिए सबका आंसर बी बी आ गया, एकदम सही है। तो अगर व्युत्क्रमानी पूछता तो आंसर हो जाता बी, लेकिन अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। अभी जो सामने क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है उसके अनुसार आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया है। इसका वैल्यू तो सबको याद होगा, आंसर कौन सा है, तो 9 × 10⁹ होता है, और 9 × 10⁹ एक ही जगह है, यहाँ पर है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन में यही आपको दे देगा और यूनिट को बदल बदल के देगा, इसलिए यूनिट को भी याद रखना होगा। यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन इस तरह का दे सकता है लेकिन यूनिट को बदल बदल के लिख देगा, तो इस तरह आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर को थोड़ा सा मिलान कर लेना है। आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर में, परमिटिविटी। परमिटिविटी का आपको बताना है एसआई यूनिट। इसके लिए जरा याद कीजिए, परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है, अभी अभी ऊपर में हम लोग देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो यूनिट होता है इसका ठीक उल्टा होता है, आप लोग को बताए भी थे। इसमें इसका यह जो होता है यह के बराबर होता है, और के का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपसे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तो नीचे है। तो जो के का यूनिट होता है, यानी पूरा का जो यूनिट होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह जो यूनिट हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसी को उलट दीजिए, उलट दीजिएगा तो न्यूटन का पावर -1, मीटर का पावर हो जाएगा -2 और कूलम का पावर हो जाएगा +2। इसके आधार पर यूनिट अगर आप खोजेंगे तो खोज लीजिए कहां पर है, न्यूटन कूलम का पावर होना चाहिए +2, कूलम का पावर +2 यहां पर दिख रहा है, और मीटर का पावर होना चाहिए -2, मीटर का पावर -2 दिख रहा है, न्यूटन का पावर होना चाहिए -1 यहां दिख रहा है। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, तो सबका डी 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 एकदम आ रहा है। तो इस तरह एसआई यूनिट जो परमिटिविटी का होता है वह क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद कीजिए के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसका उल्टा करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी में अगर आपसे डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, इसको जरा देखिए। अगर हमें इसी का थोड़ा सा ऊपर कर ले, इसको संजोग से अगर इसी का आपसे परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ देगा तो यूनिट देख लीजिए, यूनिट यही है, इसमें कूलम के बदले भर दीजिएगा IT, पावर है +2 तो +2 कर लेंगे, न्यूटन के बदले डायमेंशन भर लेंगे MLT का पावर -2, पावर यहाँ पर -1 है तो -1 कर लेंगे, मीटर के बदले भर देंगे L, पावर है -2 तो -2 कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के का डायमेंशन पूछेगा तो के का जो ऊपर में यूनिट है उसके आधार पर कर लेंगे। यानी आप लोग को करना क्या है, तो यूनिट को याद रखना है और यूनिट के आधार पर आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में फिर से देखिएगा तो आप लोग को यूनिट पूछा जा रहा है किसका, तो एप्सिलॉन आर का, एप्सिलॉन आर का यूनिट पूछा जा रहा है, नहीं हाँ यूनिट हुई तो है, एप्सिलॉन आर का यूनिट पूछा जा रहा है। इसका आंसर जरा आप लोग बता दीजिए, 20 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग का 20 का आंसर आ रहा है, किसी का बी किसी का डी, बी डी 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 अब आने लगा। इसमें जरा याद कीजिए एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का भी यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम चीज का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, कौन, तो एप्सिलॉन आर।
यानी इप्सिलॉन आर जो है वह सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस हो जाएगा। यूनिट लेस किस में है, तो यहाँ पर डी में ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग का डी ऑप्शन है, लगभग सबका डी डी आ रहा है, एकदम सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में देख लीजिए आप लोग, उसी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अभी अभी फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे। इप्सिलॉन आर का फॉर्मूला यानी आपेक्षिक परावैद्युतता का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन में है परमिटिविटी। याद कीजिए अभी अभी ऊपर में आया था इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर भी रिलेटिव परमिटिविटी होता है और उसको के से भी डिनोट करते हैं। परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं, तो के से भी डिनोट करते हैं। यानी इप्सिलॉन आर और के दोनों सेम चीज होता है। इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको के से भी डिनोट करते हैं। और के का वैल्यू जरा याद कीजिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम के लिए के का वैल्यू कौन सा हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को तो याद भी होगा, कई बार हम समझाए थे कि के का यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह मिनिमम वैल्यू किसके लिए होता है, तो आप लोग आंसर बताइए। चलिए, के का मिनिमम वैल्यू किसके लिए, के का यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मिनिमम वैल्यू किसके लिए होता है और कितना होता है। आंसर सबका आ रहा है डी डी डी। चलिए आंसर याद है, अच्छी बात है। आंसर के अलावा आप लोग थोड़ा सा यह बता दीजिए कि यह जो के है उसका मिनिमम वैल्यू किसके लिए होता है। चलिए आंसर आ गया, श्रेयम श्रीवास्तव का आ गया एयर, उसके बाद दोबारा भी आ गया, कमलेश का आ गया। ठीक है, तो यह आप लोग को याद है कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए इस इप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू 1 होता है। यानी बाकी किसी भी मीडियम के लिए जो वैल्यू होगा वह एक से ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 कभी नहीं चलेगा। तो यहां पर अगर आप पहला देखते हैं तो -3 है जो कि लेस देन 1 है, 0 तो नहीं चलेगा, 0.7 भी 1 से छोटा है, 6 है, 6 1 से बड़ा है, इसलिए सही आंसर आप लोग का डी जो था वह सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में फिर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इधर आ गया 23 नंबर क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। इप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर में अभी अभी आप लोगों से पूछे थे, फिर से क्वेश्चन आपका आ गया। इप्सिलॉन आर का वैल्यू बताना है एयर के लिए, अभी अभी आप लोग बताए भी थे कितना होता है, तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए होता है 1, जो कि मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है पानी के लिए, जल के लिए। जरा याद कीजिए, जल के लिए जो वैल्यू होता है वह 80 से 81 होता है, यानी 80 से 81 तक होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 80 देता है, कभी कभी 81 देता है, जो भी ऑप्शन में रहेगा वह सही होगा। तो इस तरह 24 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, यानी पानी का परावैद्युतांक होता है 80 से 81। इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी में कभी कभी मेटल का भी पूछ देता है, यानी धातु का। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि धातु का परावैद्युतांक बताइए, तो जरा आंसर बताइए आप लोग। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, जरा कमेंट करके बताइए किनको याद है। मेटल के लिए पूछ रहे हैं यानी धातु के लिए पूछ रहे हैं। 80 से 81 गलत है, पानी के लिए 80 से 81 है। चलिए नेक्स्ट आंसर आने लगा, कमलेश्वर पंडित का एकदम सही है, बिहारी आदर्श का सही है, अभय कुमार सही है। हाँ अब आंसर आप लोग का सही आ रहा है। मेटल के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है, एकदम सही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर दो चार्ज के बीच का जो एयर है उसको रिमूव करके उसके जगह वाटर डाल दे, तो दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा। एयर को रिमूव करके वाटर डाल देना है, यानी दो आवेश है, दोनों के बीच जो हवा होता है, हवा को हटाकर जल को भर देना है। इसमें जरा याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे फोर्स का फॉर्मूला मीडियम में आप लोग को बताए थे, और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला कितना आया था, तो F0 बाई इप्सिलॉन आर, यह सबको याद होगा। मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला होता है F0 बाई इप्सिलॉन आर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई इप्सिलॉन आर इंटू में F0। अगर यहाँ पर हम जल को, हवा को हटाकर जल भर दे, तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू जल के लिए ले लेंगे, और जल के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो 81। जनरली यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 80 दिया हुआ था तो 80 किए थे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो 81 लेके चलेंगे। तो अगर मीडियम में फोर्स निकालते हैं तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे, और वाटर के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर 81 भर देंगे तो देख लीजिए कितना गुना हो गया,
81 गुना की 1/81 गुना, तो 1/81 गुना। सही आंसर किस में है खोज लीजिए, डी में है, एकदम सही। आप लोग का भी आंसर सबका एकदम सही सही आ रहा है। आयुष का, साहिल का, विशाल का, सबका आंसर सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में अगर चले तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात बताना है आपको, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है दो चार्ज के बीच का। और यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह एनुअल एग्जाम 23 में पूछा है, यानी 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जब एग्जाम हुआ था उस टाइम ही बताए थे कि 23 में जो है वो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था। 4 क्वेश्चन 2023 में ऐसा था जिसका या तो क्वेश्चन गलत था या ऑप्शन गलत था। अब इसमें उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में आप लोग को मिल गया है। आप लोग याद किए होंगे कि अगर यह रेशियो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो 10 का पावर 42 होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकालते हैं तो 10 के पावर 39 होता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए निकालते हैं तो 10 का पावर 36 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, और तीनों ऑप्शन के साथ साथ किसके लिए पूछा जा रहा है यह भी नहीं दिया हुआ है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आंसर को यहाँ पर बदलना पड़ेगा, और इसीलिए हम आंसर बदलना पड़ेगा। तो अगर आप नन भी मारते हैं तो सामने वाला कहेगा कि ना ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो गलत हो सकता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो डी में होना चाहिए ऑल। अगर डी में ऑल कर दिया जाता तो चल जाता, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था उसमें नन करके लिखा हुआ था, इसलिए इसका चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी इसको आप लोग अलग से याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए 10 टू द पावर 42, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए 10 टू द पावर 39, और प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए 10 टू द पावर 36। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, इसमें रेड कलर है, सुधार दे इसको। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो आवेश कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू दो आवेश है, और इसके बीच में स्मॉल क्यू आवेश रखना है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा सिस्टम समतुल्य हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसके लिए स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं जरा आंसर बता दीजिए। चलिए सबका आंसर आने लगा। सूरज कुमार, आयुष कुमार, उजाला, सबका आंसर बी आ रहा है, एकदम सही है। आप लोग का आंसर एकदम सही है। आंसर अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा बना भी देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, फिर से याद कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन को कहीं बदल के दे देगा, तो उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग को बदल के इसको लिखना पड़ेगा। हम इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें जगह चाहिए, जगह बना लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो दो आवेश है, दो आवेश कितना है, तो कैपिटल क्यू है, दो आवेश है कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। दोनों के बीच में स्मॉल आवेश रखना है स्मॉल क्यू। अगर इस डिस्टेंस को हम x मान ले और इसको भी x मान ले, दोनों बीच में रखना है, तो दोनों डिस्टेंस x हो जाएगा। यह जो बीच वाला चार्ज है उसको यह जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, तो बीच वाला बैलेंस हो जाएगा। साइड वाले में चलते हैं तो यह साइड वाला जो है इसको यह कैपिटल क्यू इसको पुश करेगा, धक्का देगा, और अगर यह धक्का देगा तो इसको बैलेंस करने के लिए स्मॉल क्यू को खींचना पड़ेगा। यह जो फोर्स लगा वह कैपिटल क्यू पर कैपिटल क्यू के द्वारा लगा, और यह फोर्स जो लगा कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के द्वारा लगा। और दोनों फोर्स आप लोग देख रहे हैं कि बैलेंस तभी होगा जब दोनों इक्वल और अपोजिट होगा। इक्वल और अपोजिट करने के लिए इसको इस तरह लिखेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अपोजिट के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, या कई बार आप लोग को बताए होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट है, यानी फोर्स एट कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स एट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल क्यू। अब फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू भरिएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा के फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। इधर में आ जाइए, माइनस रहेगा के फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, और ई दोनों के बीच का डिस्टेंस, ई दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए x 2x हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे 2x का स्क्वायर। अब अगर 2x का स्क्वायर करके इसको सोल्व कीजिएगा, k से k कटेगा, q से q कटेगा, यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिए, बचेगा यहाँ पर कितना, तो आप लोग देख लीजिए माइनस बचा हुआ है, ऊपर में q बचा हुआ है, नीचे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस तरह आप लोग का आंसर सही था, एकदम बी वाला आंसर था। और लास्ट में कोई बता दिए आंसर ए, राजेश, राजेश आपका गलत हो जाएगा।
ए नहीं आंसर है, बी आंसर इसका सही है। चलिए एकदम सही है, बी आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हम फिर से सेट कर दे जैसे था वैसे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आप लोग के सामने मिल गया। इस क्वेश्चन में है कि फोर्स एक्टिंग एट ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, आंसर आने भी लगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर आप लोग का आ रहा है बी। चलिए किसी का बी है, किसी का ए नहीं, अब आना शुरू हुआ है, ए है। चलिए ए आंसर सही है, कहां से आया देख लीजिए। E इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। अगर इसमें से एफ को अलग कर लेंगे तो क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का आंसर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में फिर सेम क्वेश्चन है, कौन सा संबंध सही है, अभी अभी बताए थे, एफ ई इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसका भी आधा ही दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमको फिर ठीक करना होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ले आते हैं। आ जाइए, 31 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए आप लोग, आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज का मतलब हो गया फोर्स बाय चार्ज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स बाय चार्ज जो है वह किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है मतलब क्या होता है। तो याद कीजिए फोर्स बाय चार्ज क्या होता है, तो अभी अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स बाय चार्ज। यानी आप लोग का ये इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, यानी क्वेश्चन वही है, भाषा में बदल के पूछ दिया है। इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से बदल बदल के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में फिर देखिएगा तो उसी का यूनिट पूछ दिया है, उसी का यूनिट, यानी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। यूनिट भरेंगे तो ऊपर में न्यूटन, नीचे में कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ए वाला हो जाएगा। लेकिन बी वाला को भी मिला के देखिएगा तो इसमें याद कीजिए एक और हम लोग पढ़े थे ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। इस फॉर्मूला के आधार पर भरेंगे तो V का होता है वोल्ट और R का होता है मीटर, यानी इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर बी में भी है, यानी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों ऑप्शन आप दे नहीं सकते हैं, इसलिए लास्ट में आके देना पड़ेगा ई को। इस तरह हम लोग का जो यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन जो भी है इसका सही आंसर हम लोग का हो गया सी, 32 नंबर का। और आप लोग पहले से ही सी मार रहे थे, एक स्टूडेंट बी मारा था, गलत है, विशाल आपका गलत है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। अभी अभी हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। आगे बढ़िए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश के लिए जरा याद कीजिए, अगर चार्ज का बात करें तो यह स्केलर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे फोर्स, फोर्स जो होता है वह वेक्टर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे फील्ड, फील्ड जो होता है यह वेक्टर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, आगे फिर पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, तो पोटेंशियल यानी विभव, विभव जो होगा वह स्केलर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी चैप्टर में पढ़िएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी हो जाएगा स्केलर। तो ये सब ध्यान आप लोग को याद भी होगा, चार्ज स्केलर है, फोर्स और फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल और कैपेसिटी सब क्या है, तो स्केलर है। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, तो सदिश पूछ रहा है, मतलब वेक्टर पूछ रहा है। वेक्टर कौन हो जाएगा, तो वेक्टर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम होता है, ऑप्शन डी सही है। और आप लोग क्या दे रहे हैं, तो आप लोग भी डी देख रहे हैं, एकदम सही है सबका। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है, आपको यूनिट पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट का, द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट पूछा जा रहा है। और यह सेंटअप एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। हाँ, इसका यूनिट के लिए जरा फॉर्मूला याद कीजिए, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 12, क्यू का यूनिट कूलम और 12 लेंथ होता है उसका मीटर, कूलम मीटर हो गया। कूलम मीटर किस में है, तो ए में है। आप लोग का आंसर भी क्या आ रहा है, तो आंसर सबका आ रहा है ए। हर्ष, अनुज, राजन, शुभम, सुजीत, पायल, मिथिलेश, सबका आंसर आ रहा है ए, एकदम सही आप लोग का भी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में फिर डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे 1 डे बाई का वैल्यू पूछ रहा है।
अब 1/2 का वैल्यू कितना होता है, यह भी आप लोग का याद किया हुआ है। याद कीजिए आप लोग, 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻29। आप लोग का किसी का आंसर डी आ रहा है, डी गलत है जिनका भी है। उसके बाद डी ए, इसमें जरा ध्यान दीजिए, जिसका गलत हो रहा है, डीबाई जो है वह किसका यूनिट होता है, तो डीबाई जो होता है वह डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। डीबाई किसका यूनिट है, तो याद रख कर लीजिए डीबाई किसका यूनिट है, यह भी पूछ सकता है कि डीबाई किसका यूनिट है, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट है। और एक डीबाई का वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन में है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछ रहा है कि यह डाइपोल मोमेंट जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है तो डायरेक्शन भी उसमें होगा। डायरेक्शन किधर की ओर से पूछा जा रहा है, यानी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। डायरेक्शन जो पूछा जा रहा है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन पूछा जा रहा है, और मॉडल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। आप लोग जरा आंसर बता दीजिए, आंसर आप लोग का क्या है, XXX ट्रिपल एक्स आंसर है, या ट्रिपल एक्स ऑप्शन में नहीं है। आगे आ जाइए, किसी का आंसर डी, कमलेश्वर का या डी, सुजीत का ए, आर के जायसवाल का ए, हर्ष कुमार का बी, शिवांगी का डी, अभय का डी। चलिए अधिकांश तक आप डी आने लगा, फिर सी आ गया, मिथिलेश का सी आ गया। आप लोग समझिए डाइपोल होता क्या है, तो डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक चार्ज होता है प्लस क्यू, तो दूसरा चार्ज होता है माइनस क्यू। दो चार्ज को जो कि सेम वैल्यू का होता है और अपोजिट नेचर का होता है, एक दूसरे के नजदीक में अरेंज करते हैं, तो इस सिस्टम को कहा जाता है डाइपोल। अब इस डाइपोल में अगर आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो इसको याद कर लीजिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर, लेकिन यहाँ माइनस से प्लस नहीं है, नॉर्थ साउथ है। अब नॉर्थ साउथ है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए, यहाँ नॉर्थ साउथ है तो क्वेश्चन कहाँ का गया, नहीं ऑप्शन नीचे में है, थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, नीचे में ऑप्शन है और ऑप्शन डी गायब भी है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम लोग देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या क्या है। क्वेश्चन आप लोग का आ गया होगा बोर्ड पर, यहां पर देख लीजिए। ऑप्शन में यहां पर देखेंगे तो ए में है उत्तर से दक्षिण, इसके बारे में भी समझाएंगे। बी में है दक्षिण से उत्तर, सी में है पॉजिटिव टू निगेटिव, और डी में क्या है, तो डी में थोड़ा सा और नीचे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डी में क्या डायरेक्शन है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। हम लोग अब किसका बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात कर रहे थे। किसका बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अभी अभी बताए हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें दो चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। डायरेक्शन होता है किधर से किधर, तो माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर के अनुसार निगेटिव टू पॉजिटिव, यह हम लोग का आंसर सही है। लेकिन इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाइपोल जो होता है वह यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, एक और होता है मैग्नेटिक डाइपोल, यानी चुंबकीय द्विध्रुव। आप लोग जरा बता दीजिए, अगर चुंबकीय द्विध्रुव रहता क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रहता तब आंसर क्या होता। अगर इसी के जगह मैग्नेटिक डाइपोल होता, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता, तब इसमें से आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर आने लगा, श्रेयम श्रीवास्तव का ए आ गया, हर्ष का ए आ गया, बिहारी आदर्श का ए आ गया, राजेश कुमार का, श्रेयम का, हाँ सबका ए आने लगा एकदम। चलिए बढ़ते हैं। अगर यह डाइपोल जो होता है मैग्नेटिक होता, तो ध्यान दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अगर मैग्नेटिक डाइपोल का हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें जरा ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता है प्लस से माइनस की ओर। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर। अब थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वह प्लस से निकल के माइनस में जाता है, और मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है। अब इसमें आ जाइए, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था माइनस से प्लस की ओर, इसमें जरा देख लीजिए किधर से होना चाहिए, तो साउथ से नॉर्थ की ओर। अब साउथ से नॉर्थ की ओर किधर की ओर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख लेते हैं किनका आया है,
हर्ष कुमार शाह का आया है बी। उसके बाद किसका आया है, और किसी, हाँ ऊपर में उज्जवल कुमार का भी है, श्रेयम श्रीवास्तव का भी है, अनुज कुमार का भी है, और बहुत बड़ा बड़ा भी आ गया उज्जवल कुमार का। एकदम सही, अब सबका सही आ रहा है। इस बात को समझ गया, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट, हालांकि मैग्नेट में फिर हम लोग जानेंगे, अभी इलेक्ट्रिक का याद रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें कहा गया है, टॉर्क के लिए पूछा गया है कि टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। याद कीजिए, टाउ का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। किस तरह लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, यहां देख लीजिए टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, तो P क्रॉस E। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी टाउ का वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर का चिन्ह हटाने का मतलब वैल्यू निकालना, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है PE sin थीटा। तो यहाँ पर टाउ का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, और फॉर्मूला यहाँ पर बी वाला सही है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट वाला सही है। आगे बढ़ जाइए 39 नंबर में। 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्यू आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। जरा याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हुए हैं, k इज इंटू क्यू बाई आर, और k का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, पॉइंट चार्ज अगर होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा k क्यू बाई आर, और k के बदले 1/4πε0 भर देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन किसी का आ रहा है बी आ रहा है, बी थोड़ा चेक कर ले। हाँ सही है, बी वाला ही सही है, थोड़ा सा मिस कर गए इसमें। जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। पहले जो हम लिखे थे वह फॉर्मूला होता है v का फॉर्मूला होता है k इंटू क्यू बाई आर, यानी पोटेंशियल अगर होता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इसमें फॉर्मूला को याद ही कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा हम इसमें से जगह निकालते हैं, जगह निकाल के आप लोग को बताते हैं। चलिए इसी में हो जाएगा। इसमें अगर फोर्स रहेगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है k q बाई आर स्क्वायर। अगर पोटेंशियल है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है k इंटू क्यू बाई आर। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फॉर्मूला हो जाता है k q1 q2 बाई आर। तो यह सारा फॉर्मूला सेम तरह का है, और सेम तरह का है तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। फोर्स में ध्यान में रखना है कि दो चार्ज, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। फील्ड में एक चार्ज होता है, चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर। पोटेंशियल में एक चार्ज होता है, चार्ज से डिस्टेंस, और एनर्जी में दो चार्ज होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह चार फॉर्मूला सेम तरह का है। आगे बढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि एक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट द डाइपोल, डाइपोल को कहाँ रखा गया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा सो पूछा जा रहा है। आप लोग को आंसर तो याद होगा कि इसका आंसर होता है 0। आप लोग आंसर दीजिए तो क्या है, हाँ चलिए बहुत आंसर आ रहा है 0। अब कैसे 0 होता है इसको समझिए। अगर हम डाइपोल को रख दे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो 0 कैसे होता है इसको समझिए। अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि डाइपोल पर एक चार्ज होता है प्लस में और दूसरा चार्ज होता है माइनस में, और दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। अब जरा याद कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर आप फोर्स को देखें तो यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर फोर्स को देखें तो यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा माइनस में। अगर फोर्स माइनस वाले को हम देखते हैं, माइनस वाला को अगर हम नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए पहला फोर्स है, और प्लस वाले को ऊपर ले लेते हैं या दूसरा फोर्स है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो नेट फोर्स निकालने के लिए एक में से दूसरा को माइनस करते हैं, और एक में से दूसरा को जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ माइनस प्लस के आधार पर डायरेक्शन हम दिखा चुके हैं, और डायरेक्शन दिखा चुके हैं तो वैल्यू बचता है इसका भी QE और इसका भी QE। तो घटाएंगे QE में से QE को घटाएंगे, और QE में से QE को घटाएंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर में। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, किसको विक्षेपित कर सकता है।
इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको विक्षेपित कर सकता है? आंसर आ रहा है बड़ा बड़ा ए आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा ए लिख रहे हैं। चलिए अब आंसर आना शुरू हो गया बी, फिर भी किसी का ए आ ही रहा है। अब ए और बी में कंफ्यूजन आप लोग का है, किसी का आंसर सी भी है। ए बी सी तीन तरह का आंसर आ रहा है। चलिए समझिए इसको। तब यहां पर थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टिकल में चार्ज होगा, अगर चार्ज है तो डिफ्लेक्ट होगा। चार्ज है तो डिफ्लेक्ट होगा, इस बात को याद कर लीजिए। चार्ज है तो डिफ्लेक्ट होगा। और अगर चार्ज नहीं है, चार्ज अगर नहीं है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सीधा याद रखिएगा कि किसमें चार्ज होता है किसमें नहीं होता है। तो एक्स इसमें पूछ रहा है कि विक्षेपित कर सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सरे का, तो एक्सरे में चार्ज नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल का बात करें तो इसमें चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का बात करें तो इसमें चार्ज नहीं होता है। गामा रे का बात करें तो इसमें चार्ज नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगा? तो अल्फा पार्टिकल को। कैसे डिफ्लेक्ट करता है इसको भी जान लीजिए। अगर यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई पार्टिकल यहां से गुजर रहा है, कोई पार्टिकल अगर गुजर रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, जो भी हो। अगर इसमें चार्ज ही नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये अपना सीधे चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें प्लस चार्ज है तो यह प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, इसको दूर भगा देगा। और अगर इसमें माइनस चार्ज है तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, इसको इधर की ओर खींच लेगा। तो यह जो डिफ्लेक्ट किया, किसको डिफ्लेक्ट किया? तो जिसमें चार्ज होगा। जिसमें चार्ज नहीं होगा उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह हम लोग का 41 का सही आंसर हो रहा है आप लोग का कौन सा? तो बी। जिनका जिनका ऑप्शन बी था उनका सही है, ज्यादातर का बी ही था, इक्का दुक्का किसी किसी का ए और सी हो गया था। चलिए आगे बढ़िए, 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, हालांकि यह एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, इसमें जरा देख लीजिए, इसको नीचे कर ले, इसका ऑप्शन देख ले, यहां पर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वह क्या प्रोड्यूस करता है, सो बताइए। तो एक्सेलरेटेड चार्ज, हालांकि यह क्वेश्चन जो है 8 नंबर चैप्टर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफिनीशन में ही आप लोग लिखेंगे होंगे कि एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है कौन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसको फिर से हम लोग 8वां चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन एक्सेलरेटेड नहीं होगा? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कौन होगा, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होगा। तो याद कीजिए, अभी अभी समझा है, जिसमें चार्ज नहीं होगा वह एक्सेलरेट नहीं होगा। और किसमें चार्ज नहीं है खोज लीजिए। अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में चार्ज होता है तो एक्सेलरेट होगा। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। और अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है। किसमें नहीं होता है सो पूछ रहा है, किसमें नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन में नहीं होता है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग का भी आंसर आ रहा है बी, एकदम सही है। अभय, सनोज, हर्ष, आशुतोष, सबका आंसर बी भी आ रहा है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखिएगा, यहां पर ऊपर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यह गलत क्यों दिखा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड जो होता है वह कैसा होता है? तो यह याद कीजिए आप लोग, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव गलत है, इसलिए रेड क्रॉस है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वह कैसा होता है? तो कंजर्वेटिव होता है। इसमें याद कीजिए, अगर इसी के जगह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फोर्स के लिए अगर आपसे पूछता है तो उसमें दो ऑप्शन देता है आपको। एक ऑप्शन देता है कि कंजर्वेटिव होता है और दूसरा ऑप्शन देता है सेंट्रल होता है। याद रखिएगा, अगर फोर्स के लिए पूछ रहा है तो दो ऑप्शन आपको देता है, कंजर्वेटिव होता है और सेंट्रल होता है। और दोनों ऑप्शन देगा तो तीसरा ऑप्शन सी में दे देगा, ए और बी दोनों। तो इस तरह का हो जाएगा। आगे बढ़िए, 45 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, इसका आंसर समझिए आप लोग। चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है मूविंग। अगर आप लोग बात करें स्टैटिक चार्ज का, तो स्टैटिक चार्ज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, 2 और 3 में, थोड़ा सा 3 में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर भी 3 को हम ले लेते हैं। तो स्टैटिक चार्ज हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 3 तक, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यह सब पढ़े थे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करने भी लगा था, तो थोड़ा सा इसमें स्टैटिक के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर जब तक यहाँ तक है तब तक देखिएगा कि हम लोग लगातार इलेक्ट्रिक वर्ड का यूज किए थे।
चैप्टर 1 to 3 में हम लोग लगातार इलेक्ट्रिक वर्ड का यूज किए थे, कभी भी मैग्नेटिक वर्ड नहीं आया था। मैग्नेटिक वर्ड का शुरुआत कहां से हुआ था, तो चैप्टर 4 से। और चैप्टर 4 और 5 क्या था, तो चैप्टर का ही नाम था, चौथा चैप्टर याद कीजिए आप लोग, चौथा चैप्टर का नाम ही है मूविंग चार्जेस और उसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट वर्ड का जो शुरुआत हुआ है वह कहां से हुआ है, तो मूविंग चार्ज से हुआ है। यानी चार्ज अगर स्टैटिक है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो स्टैटिक चार्ज में याद कर लीजिए, स्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज है सो देख लीजिए, यहाँ पर गतिशील आवेश है यानी मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज है तो दोनों हो जाएगा, दोनों किस में है, तो सी में है। और आप लोग का भी आंसर सबका आ रहा है सी। चलिए एकदम सही है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किस कोण पर काटती है। याद कीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर काटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा जो कि संभव नहीं है। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग को कौन सी का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो फील्ड के स्ट्रेंथ का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो सही है। डायरेक्शन का भी पता चलता है फील्ड लाइन से कि प्लस से माइनस की ओर जाता है, और नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का भी पता चलता है कि प्लस है तो वहां से निकलेगा, माइनस है तो उसमें एंट्री लेगा, तो तीनों का पता चलता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम लोग का अगर इस क्वेश्चन को देखें 47 नंबर, तो सही आंसर है डी, यानी इसमें से सबको सबका पता चलता है। और आप लोग का भी आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है डी, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पूछ रहा है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। आप लोग जरा बता दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। चलिए आंसर आ रहा है डी डी, सी भी आ गया, सी आ गया। याद कीजिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। दोनों को एक साथ कर दीजिए तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहीं है तो कहीं नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला में चलिए, दूसरा फॉर्मूला के आधार पर चलिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, और वोल्ट मीटर कहां पर है, तो वोल्ट मीटर ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए आप लोग, ये वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है वो भी याद रखना है, किसका है, तो देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भरे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों यूनिट था न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, 49 नंबर में आपको उसी का डायमेंशन पूछ रहा है, अभी अभी जिसका यूनिट लिखे थे उसी का डायमेंशन पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन, विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन पूछ रहा है। तो डायमेंशन हम लोग निकाल के देख लेते हैं फिर से, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, तो ई ए कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल टी का पावर -3 आई का पावर -1, और एरिया का कितना होगा, तो एल स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा तो एम एल का पावर 3, टी का पावर -3 और आई का पावर -1। खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, आई का पावर -1, यानी ऑप्शन डी सही है। तो 49 नंबर का हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन डी, और आप लोग का भी आ रहा था ऑप्शन डी। कमलेश्वर का आ रहा था, एमडी फैज का, हर्ष 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 उज्जवल समरजीत विशाल सनोज सबका आ रहा है डी, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और आपसे पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स, पूछ रहा है क्या, तो विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, और इसको अगर आप देखेंगे तो मॉडल 20 में दिया हुआ था, और इस बार जो मॉडल निकला उसमें भी दिया हुआ है, और 13 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस साल के मॉडल में भी दिया हुआ था, 3 साल पहले भी दिया हुआ था। अब यह इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है इसमें, थोड़ा सा चलिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हम लोग को फाई का वैल्यू निकालना है, और गॉस थ्योरम में फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसमें क्यू के बदले वैल्यू भर दे तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 10 माइक्रोकूलम है। अगर आप 10 माइक्रोकूलम में से माइक्रो को हटा दे तो 10 टू द पावर -6 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो यह क्यू का वैल्यू हो गया, क्यू के बदले भर देंगे 10 टू द पावर -5। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते होंगे ना कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जो आंसर दिया हुआ है वो पाई के रूप में दिया हुआ है, इसलिए इप्सिलॉन नॉट का हम लोग कौन सा वैल्यू निकालेंगे, तो पाई वाला वैल्यू। अब पाई वाला वैल्यू के लिए ऊपर थोड़ा चलते हैं, आप लोग याद कीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना होता है।
अगर इसमें से इप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दे तो यह नीचे चला आएगा, यानी इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, यानी यह हो जाएगा 1/36 इंटू 10⁹। यह किसका वैल्यू निकाल लिए? तो इप्सिलॉन नॉट का। इप्सिलॉन नॉट के बदले हम लोग जो निकला है उसको भर दे तो 10⁻⁻5 है, नीचे में भरना है कितना? तो 1/36 इंटू 36 पाई इंटू 10⁻, कितना आया है? तो 9। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻9 में से 5 घटा दीजिएगा, बचेगा 4, यानी आंसर हो जाएगा 36 पाई गुने 10⁻4। अब अगर आप इसको खोजेंगे 36 पाई गुने 10⁻4 तो ये आंसर कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही है। आप लोग का बराबर ये आ रहा है। चलिए, इतना बड़ा ये आ रहा है जो हमको दूर से ही दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें आपसे पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है यूनिट, मतलब इकाई है, तो इकाई है, इसका मतलब हो गया कि Q का वैल्यू +1 कूलम दे दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है? तो विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है। फाई का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है? तो Q/ε0। और Q का वैल्यू अगर हम 1 भर दे तो कितना हो जाएगा? तो 1/ε0। 1/ε0 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ε0 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगा -1। अब आंसर मिल गया। आंसर कौन सा है? तो बी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बी सही है। आंसर आया हुआ मिथिलेश का, राजेश कुमार का, सौरभ का, उसके बाद नहीं, सौरभ आपका गलत हो गया, मिथिलेश कुमार का सही है। मिथिलेश का सही है, राजेश का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन है +Q चार्ज जो है वह प्लेस किया गया है सेंटर पर। +Q चार्ज रखा गया है कहां पर? तो सेंटर पर। और किसके सेंटर पर? तो क्यूब के सेंटर पर। और क्यूब का साइड कितना है? तो L है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन प्लेन। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वन प्लेन का बात हो रहा है कि पूरे क्यूब का बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में एक प्लेन का बात हो रहा है, मतलब एक सरफेस का बात हो रहा है। इसी को इंग्लिश में, हिंदी में देखिएगा तो एक तल से निर्गत कुल फ्लक्स आपसे पूछ रहा है। गॉस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को याद होगा कि गॉस थ्योरम जो होता है वह किसके लिए होता है? तो बंद सरफेस के लिए होता है। और अगर आप क्यूब को देखें तो क्यूब में जो बंद सरफेस बना दे तो इस तरह बंद हो गया, क्यूब इस तरह बंद हो गया। इसमें टोटल सरफेस आप काउंट कीजिएगा तो 6 सरफेस होगा। और पूरे बंद सरफेस के लिए फाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो पूरे बंद सरफेस के लिए फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0। बंद सरफेस बोलने का मतलब हो गया 6 सरफेस के लिए इतना होता है, तो 6 सरफेस के लिए Q/ε0 होता है। अगर हमें एक सरफेस के लिए निकालना हो तो 6 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर एक सरफेस, एक प्लेन मतलब एक सरफेस के लिए पूछ रहा है, इसलिए सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा Q/6ε0। और Q/6ε0 किसमें है? आप लोग का आंसर आ रहा है लगातार, हर्ष, सनोज, उज्जवल, आशुतोष, समरजीत, उज्जवल, सबका आंसर आ रहा है बी। एकदम सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा फिर से हम याद दिलाएंगे आप लोग को। अगर यह वन सरफेस नहीं होता, सीधा सीधी क्यूब होता, तब हम लोग का आंसर हो जाता Q/ε0। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताए थे। ये चार्ज +Q जो रखा गया है वह स्फेरिकल सरफेस के भीतर में रखा गया, यानी सरफेस अब स्फेरिकल हो गया। किसी भी तरह का सरफेस हो यहाँ बंद होना चाहिए, और अंदर में +Q चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है कि होल सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फाई का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बंद सरफेस है तो Q/ε0। Q/ε0 कहां पर है? तो ए में है। यहाँ पर स्फेरिकल के जगह अगर क्यूब भी होता तो भी आंसर आपका यही होता जो कि थोड़ा देर पहले बताए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के लिए थोड़ा सा हम इसको नीचे भेज दें। आगे यहाँ पर 54, क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट सीट, यानी कोई इनफाइनाइट सीट है और उसके निकट में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इनफाइनाइट सीट है, इसका मतलब प्लेन सीट है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे, लॉन्ग क्वेश्चन में याद कीजिए, प्लेन सीट के निकट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था? तो σ/2ε0। तो यहाँ पर प्लेन सीट किसी भी रूप में ही लिखा हुआ रहे, पतला सीट हो, मोटा सीट हो, प्लेन सीट रहना चाहिए, यानी सीट रहना चाहिए, कंडक्टर रहना चाहिए, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा σ/2ε0। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी आप लोग का भी आ रहा है, लगभग सबका आ रहा है। मिथिलेश का, हर्ष का, उज्जवल का, गेमिंग मिथिलेश, हर्ष, डबल डबल आंसर मार रहे हैं आप लोग। चलिए आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें है
फिर से वही क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक है, ध्यान दीजिए आवेशित चालक है मतलब फिर वही कंडक्टर है, और आवेशित चालक के नजदीक में नजदीक में नहीं है, भीतर में पूछ रहा है। अब यह चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, चुकी यहाँ पर आवेशित चालक था और कहीं पर गोला उला नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो यहाँ स्फेरिकल लिखा हुआ है, मतलब गोलीय चालक है। चालक कैसा है, तो यहाँ पर आवेशित गोलीय चालक होना चाहिए। और अगर आवेशित गोलीय चालक है तो उसके भीतर में याद कीजिए, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है मतलब आवेशित गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक के भीतर अगर हम लोग चलते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर में आप लोग जरा याद कीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 0। यह सब चीज आप लोग का रटा हुआ है। गोलीय सेल है तो उसके भीतर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चार्ज 0 होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम लोग का 0 हो जाएगा ऑप्शन, यानी डी हो जाएगा। लेकिन यही इसी के जगह अगर रहता सीधा सीधा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हम फिर से इसको समझा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड है, इनसाइड वर्ड से ही पता चल गया कि भीतर में हमको जाना है, और भीतर में जाना है तो कोई गोला ही होगा, तो यहाँ पर भीतर में जाना था, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार स्फेरिकल कंडक्टर है और कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 0। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो 56 नंबर क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इनसाइड स्फेरिकल सरफेस, यानी कोई डाइपोल है और डाइपोल को कहाँ रखा गया है, तो स्फेरिकल सरफेस के भीतर में, यानी डाइपोल को रखा गया है स्फीयर के भीतर में। मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर के भीतर में डाइपोल को रख दिए। अब डाइपोल को रख दिए स्पेसर के भीतर में, आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह कितना बाहर आएगा, सो बताइए। यानी इस गोलीय सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सो बताइए। इसमें जरा याद कीजिए, अगर डाइपोल है तो एक चार्ज प्लस होगा, एक चार्ज माइनस होगा, प्लस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा सबके सब चला जाएगा माइनस में, यानी अंदर में ही प्लस भी है और अंदर में भी माइनस भी है, तो जितना भी निकलेगा प्लस से सब चला जाएगा माइनस में। बाहर की ओर कितना निकलेगा, तो 0। तो इस तरह बाहर की ओर कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा और कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह डी आंसर हो जाएगा, और आप लोग का भी आंसर आ रहा है डी सबका। सबसे ज्यादा आंसर मिथिलेश कुमार, उज्जवल, हर्ष, ये लोग बहुत ज्यादा आंसर दे रहे हैं। हर्ष का तो बहुत ज्यादा है, उज्जवल का भी बहुत ज्यादा है, एमडी फैज का भी ज्यादा है, शिवम का कभी कभी आया, एकदम सही है, शिवांगी का भी बहुत बार आंसर आया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर, फिर देखिए यही बात कर रहे थे, प्लेन कंडक्टर है यानी आवेशित चालक है, तो चालक अगर है तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 नंबर की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन में है यदि गोलीय सेल के भीतर में प्लस क्यू चार्ज रखा जाए तो गोलीय सेल के सतह से निकलने वाले फ्लक्स बताइए। इसमें क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला में डाइपोल को भीतर में रखा गया था, लेकिन अभी वाला क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है, यानी इस तरह गोलीय सेल है, इसके भीतर में प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकलेगा, तो सबके सब बाहर ही निकलेगा, क्यों, चूंकि अंदर में कोई माइनस नहीं है। और कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला ले लेंगे, गॉस थ्योरम वाला फॉर्मूला, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट खोज लिए कहां पर है, तो आपका आंसर बी में है, ऑप्शन बी सही हो गया, यानी 58 का आंसर ऑप्शन बी सही है, जो कि आप लोग ही मार रहे हैं, सौरभ, मिथिलेश, रंजन, सबका आंसर बी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 58 के बाद, और क्वेश्चन है क्या, चलिए नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, पहला चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, और अगर आप इतना क्वेश्चन ध्यान में रखते हैं तो हमें पता है कि इतना इतना क्वेश्चन अगर प्रत्येक चैप्टर से बना लेते हैं तो एग्जाम में जो 70 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस बात का गारंटी है कि 60 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, और बनाना कितना है, तो 35। 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हो सकता है थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन हो या थोड़ा बहुत टेढ़ा क्वेश्चन हो। अगर इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म है कि 70 में से 60 आप लोग सही सही बना सकते हैं, लेकिन बनाना है 35, यानी 35 के 35 सही मारने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और खुश रहिए, खुशी खुशी आराम से जाके पढ़ाई कीजिए। और थोड़ा सा और क्या करना है, तो इस तरह हम यहाँ पर बने हुए रहे,
उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करना होगा। हेल्प क्या करना है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वीडियो चल रहा है, सर इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ और जुड़ो। तो आप अपने जो भी दोस्त हैं उसको बोलिए, उसको मैसेज कीजिए, उसको शेयर कीजिए कि तुम भी जुड़ो, हम फायदा ले रहे हैं तो तुम भी फायदा लो। चलिए, वेरी वेरी थैंक्स सबको जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड बाय।